Assalamualaikum. It's me, Hitza Waheed, again. In the last two videos, we have been solving past paper MCQ from first 5 chapters of Physics 9702. In this lecture, we'll be continuing the MCQ from 21 and onwards. So let's get started. Okay, so let's start with MCQ number 21. It says a car X is traveling at a constant speed U along a straight line. This is car X at time t equals 0. A car Y at a distance d naught behind car X and traveling at a speed V in the same direction. Speed V is less than speed U. यानी एक गाड़ी है जो आगे एक certain speed से जा रही है, इसके पीछे भी एक दूसरी गाड़ी आ रही है at a certain distance, but इस गाड़ी की speed आगे वाली गाड़ी की speed से comparatively कम है, right? And जाहिर है जब इस कार Y की स्पीड कम है तो इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों के दरमियान सेपरेशन बढ़ रही होगी, राइट? लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि कार वाई कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रही है। इन्होंने कहा इट स्टार्टेड, राइट, लेकिन फिर इट begins to accelerate with a constant acceleration। तो ठीक है, स्टार्ट में तो स्पीड कम थी, फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम दोनों की सेपरेशन इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बढ़ रही थी, फाइनली इसकी स्पीड इंक्रीज होते होते कार एक्स की स्पीड के बराबर आई होगी। इस टाइम पे अब दोनों के दरमियान का डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट चल रहा होगा, फिर एक्सेलरेशन की वजह से कार वाई की स्पीड बढ़ने लगी एंड अब क्या हुआ, अब दोनों के दरमियान की सेपरेशन यकीनन कम होने लगेगी। ठीक है, इस बात को जहन में रखें। फिर आपसे कह रहे हैं जाहिर है कार वाई तो एक्सेलरेट हो रही थी, एक्स तो कांस्टेंट स्पीड पे थी, तो एक टाइम ऐसा भी आया जब कार वाई ने कार एक्स को ओवरटेक कर लिया, यानी डिस्टेंस कम होते होते बिल्कुल जीरो हो गया एंड कार वाई आगे निकल गई। आपसे कह रहे हैं जिस टाइम पर कार वाई ने ओवरटेक किया है इट वाज कैपिटल टी, राइट? अब आप बताएं कौन सा ग्राफ है जो सही वेरिएशन को शो कर रहा है? ये क्या बता रहा है? ये आपसे बता रहा है कि ठीक है, टी पर ही एनकाउंटर हुआ, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ ऑप्शन, राइट? बिकॉज इसमें दोनों के दरमियान की सेपरेशन टी से पहले ही जीरो हो गई। इट इज आउट ऑफ ऑप्शन हियर। क्लियर? इन तीनों में क्या मसला है? इट्स एज सेपरेशन कम ही हो रही है। अभी हमने देखा है स्टार्ट में कार वाई की स्पीड कम थी, तो फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम सेपरेशन तो बड़ी ही है। रॉन्ग, रॉन्ग। दिस राइट हियर इज द ग्राफ व्हिच शोस कि हाँ स्टार्ट में दोनों की सेपरेशन थोड़ी बढ़ी। दिस मस्ट बी द पॉइंट जहां पर दोनों की स्पीड हो गई होगी, लाइक कार वाई की स्पीड बढ़ते बढ़ते बराबर हो गई होगी दोनों की, एंड सेपरेशन होगी मैक्सिमम। फिर एक्सेलरेशन की वजह से कार वाई की स्पीड एक्स के मुकाबले में ज्यादा बढ़ने लगी, सेपरेशन कम होने लगी एंड फाइनली पॉइंट टाइम टी पर आकर ओवरटेक कर लिया। सी, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। Then आपसे कह रहे हैं resultant force acting on an object is slowly increased. Which graph would show the variation with time of the momentum of the object? आपको resultant force के बारे में कुछ information दे रहे हैं, ग्राफ आपको momentum और time के बारे में दे रहे हैं। What is the very first equation that comes to your mind? Force is the rate of change of momentum, right? आपसे कह रहे हैं resultant force increase हुई है, रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है इट शुड इंक्रीज। जब भी आप कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन करें, कोशिश करें कि जो आपके पास ग्राफ में वाई एक्सिस पे वैल्यू और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, इसे फौरन रीअरेंज करके देखें आपके ग्राफ का स्लोप क्या बनता है। वाई एक्सिस पे वी हैव मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे वी हैव टाइम। सी, इन दोनों का रेशियो आपको क्या देता है? इट गिव्स यू फोर्स। इसका मतलब है यहीं पे मुझे समझ में आ गई कि इन ग्राफ्स का स्लोप मुझे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, राइट? क्वेश्चन में ये आपको बता चुके हैं कि फोर्स इज स्लोली इंक्रीज। इसका मतलब है जो करेक्ट ग्राफ है उसका स्लोप स्लोली इंक्रीज करना चाहिए। क्या इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है? नहीं, इसका स्लोप कांस्टेंट है, आउट ऑफ क्वेश्चन। क्या इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है? नो, इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, आउट ऑफ क्वेश्चन। क्या इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है? नो, इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, आउट ऑफ क्वेश्चन। क्या इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है? यस, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर देखें नीचे जाते जाते इट इज इंक्रीजिंग, राइट? ज्यादा टिल्ट होता जा रहा है। अगर वो
सबसे आसान ये टिल्ट वाली लैंग्वेज में हम देखें। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डू दिस कि आप वाई एक्सिस की वैल्यू का चेंज निकालें, आप एक्स एक्सिस की वैल्यू का चेंज निकालें, एंड देन आप कहें कि टाइम के साथ जो है वो चेंज हमारे पास कम होता जा रहा है वाई एक्सिस का, राइट? Makes you conclude option B is the correct option here. Then a very basic question to remind you of 11O. It says an astronaut has a weight of 660 Newton when she is standing on the Earth's surface. So weight on Earth is 660 Newton. The acceleration of free fall on the surface of Mars. See, gravity on Mars is 3.71 meters per second square. What would be the weight of astronaut if she stood on the surface of Mars? So मुझे weight on Mars निकालना है. वेट अगर मुझे मार्स पर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे मास ऑन मार्स चाहिए, एंड देन मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मार्स चाहिए. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मार्स तो गिवन है, वेट मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे मास ऑन मार्स नहीं पता. आई शुड नॉट बी सेइंग मास ऑन मार्स या मास ऑन अर्थ, बिकॉज हम पढ़ते हैं कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो यहाँ से हमें समझ में आएगी ऑब्जेक्ट का मास मार्स पर भी वही मास होगा जो उसका अर्थ पर मास है. अर्थ पर मास मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे वेट पता है ऑब्जेक्ट का, तो मैं मास निकाल सकती हूँ. यहाँ पर इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं. वेट ऑन अर्थ शुड इक्वल मास ऑन अर्थ टाइम्स ग्रेविटी ऑन अर्थ. सो रीराइट करें इस इक्वेशन को, वेट को डिवाइड कर दें अर्थ की ग्रेविटी से, तो आपको पता चल जाएगा अर्थ पे मास क्या है ऑब्जेक्ट का, राइट? Put these values in your calculator and you will get to know कि mass is 67.3 kg. ये mass on earth है, लेकिन it is understood कि यही सेम मार्स पर भी है, तो मैं इसी सेम वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दूंगी एंड साथ में मल्टीप्लाई करूंगी मार्स की ग्रेविटी से, which is 3.7. मल्टीप्लाई करें इन दोनों को एंड you'll get 249.6, which is rounded off to 250 newtons. Then let me just make some space here. Okay, it says a bicycle pedal is connected to a pivot, this right here, by a metal bar as shown in this picture. Force on the pedal is 60 newtons downward. This right here is the downward force. And what is the moment of force about this pivot? Moment का concept आ गया, see? So आप क्या रखेंगे? Distance from the pivot. Is it given? Yes, it is 20 centimeters. So moment के लिए you'll write force into distance. Distance तो it is understood you'll write 20 centimeter, but आपने options में देख लिया the unit was meter. So आप यहीं पे इसको convert करके 0.2 meters लिखते हैं. Force आपने confuse नहीं होना. See, you should not be taking this 60 Newton here. अभी पिछली वीडियो में भी हमने एक बात क्लियर की थी एंड हमने थ्योरेटिकल टॉपिक्स में भी एक बात क्लियर की थी. हमने कहा था जब आप मोमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, so displacement और force should be perpendicular to each other. ठीक है, इस केस में नहीं है perpendicular. This is the displacement and this is the force. तो आप उस force को resolve करें in its component and just take the component which is perpendicular to the displacement. Right? That is precisely what we are going to do here. 60 Newton नहीं मैं use कर सकती. Right? So आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये है, ये component of force आपको चाहिए. Right? But the problem here is मुझे नहीं पता फोर्स का ये कंपोनेंट किस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करता है. मुझे ये पता है कि यहाँ जो वैल्यू है इट इज 60 न्यूटन. तो मैं क्या करूं? आई एम टू मेक अ ट्राइंगल एंड उसके हिसाब से फिर मैं वैल्यूज असाइन करूं. इसका जरा रिजल्टेंट थोड़ा बेहतर करना. दिस राइट हियर, राइट? एंड ये हो जाता उसका एक्स कंपोनेंट. सो मुझे फोर्स पता है, मुझे फोर्स का ये कंपोनेंट चाहिए. अगर आपको रिजल्टेंट पता है और आपको उसका एक कंपोनेंट चाहिए, तो हमने थ्योरी में पढ़ा था आपको एंगल पता होना चाहिए विच द रिजल्टेंट इज मेकिंग विद द एक्सिस. यानी या तो मुझे ये एंगल पता हो या तो मुझे ये एंगल पता हो. खैर एक भी पता हो तो दूसरा पता चल जाएगा बिकॉज दे आर एट 90 डिग्री. ठीक है, तो मेरा अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे एंगल चाहिए एंड फिर मुझे ये देखना है कि उस एंगल के साथ मैं साइन थीटा लगाऊं या कॉस थीटा लगाऊं, तो मुझे ये कॉम्पोनेंट पता चलेगा.
उसके लिए पहले थोड़ी बेसिक वर्किंग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल और है आपके पास, ठीक है, दिस इज 16 सेंटीमीटर्स। डायरेक्टली चलें सेंटीमीटर्स में ही रख लेते हैं। दिस इज 0.6, this is 0.2 and this right here is 0.12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मुझे ये तीन साइड्स पता है, मैं क्या करूं, अपनी आसानी के लिए एक काम करती हूँ, ये एंगल फाइंड आउट कर लेती हूँ। क्यों मुझे लगा कि मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, आगे जाकर देखते हैं क्यों हमें लगा। See, this is the angle, this must be then perpendicular, this must be then base perpendicular and this would be hypotenuse। ये एंगल कैसे निकाल सकती हूँ, थीटा, तीनों साइड्स पता है ना, तो इट इज अप टू यू, साइन कॉस टेन किसी का भी रिलेशन लगाएं, सेम एंगल आपके पास आएगा, कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं जरा वो एंगल। लेट्स जस्ट टेक साइन थीटा, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, it is 0.16 over 0.2, so theta will be sine inverse of this ratio, right? Place this value in your calculator. The ratio turns out to be 0.8 and जब आप sin inverse कर लेंगे you will get 53 degree। इसका मतलब है the angle right here is 50 degree, the angle right here is 53 degrees, right? And अब देखें यहीं पर तो आपने इनको रिजॉल्व किया था, let me just change the color। ये थी ना फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, बस मैंने उसको पैरेलल कर दिया। ये मैं इसके लिए बनाती वो कंपोनेंट जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कंपोनेंट मुझे पता है एंड मुझे ये पता है कि एंगल क्या बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, देख लूं मुझे यहाँ पर साइन लगाना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पर कॉस लगाना चाहिए, या व्हाट एल्स यू कैन डू इज, आप चाहें तो इसको उठाकर आगे प्लेस कर दें या वो वाला काम ना करें। बस ये 53 डिग्री है, टोटल एंगल इज 90, तो यकीनन ये एंगल क्या होगा, इट वुड बी 37, 37 लिख दें, इग्नोर कर दें इसको। यहाँ पर आप एक ट्राइंगल को कंप्लीट करें। See, this right here is right angle triangle with a base here, with a perpendicular here and with a hypotenuse here, ठीक है। पहले ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया था राइट एंगल, ये डिस्टेंसेस के टर्म्स में था। अब ये जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है ये फोर्सेस के टर्म्स में है, बिकॉज दिस इज द फोर्स रिजल्टेंट, दिस इज द y component of force and this would be the x component of force। जिसको मैं यहाँ पर बनाऊं या यहाँ पर बनाती एक ही बात होती, ठीक है। नाउ अब मुझे थीटा भी पता है एंड हाइपोटेनस मुझे पता है विच इज 60 न्यूटन, और ये बेस, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो मुझे निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हाइपोटेनस और बेस को रिलेट करता है, दिस ऑफ कोर्स इज cos थीटा, राइट। आप बेस कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, लेट मी डू दी वर्किंग हियर। cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस आप कैसे निकाल लेंगे, बेस बाय द वे इन दिस केस इज दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट। लेट्स कॉल इट y कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकॉज परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा टाइम्स हाइट, इट्स नॉट हाइट राइट, इट्स हाइपोटेनस। देन y component that is the base कैसे आ जाएगी हमारे पास, cos थीटा। कीप दिस थिंग इन माइंड, आप ये ट्राइंगल कंसिडर करें ना तो आप इसका इंटीरियर एंगल लें 37, डू नॉट गो विद 53 इन दिस केस। So it is 37 and hypotenuse which is 16 Newton। Hypotenuse की ये वाली वैल्यू आपने फोर्स की रखी है। This is trigonometric function which does not have a dimension। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो भी it is obvious फोर्स का ही आएगा। Put these value in your calculator, cos 37 into this 60, P you will get Fy equal 47.9 न्यूटन्स। एंड सी ये वो कंपोनेंट आ गया फोर्स का जिसको आप टॉर्क के फॉर्मूला में प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्वियस दैट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ जो आपने फोर्स प्लेस करनी थी ना उसके लिए हमने ये इतनी सारी वर्किंग की है। इट इज 47.9, multiply these two values you will get 9.6, and क्योंकि force is in Newton and this displacement is in meters, so option B is the correct option here। This was a lot of working, लेकिन जाहिर है that is what the examiner is expecting out of you, right? So just make sure that you practice a lot, because vector और scalar और ये vectors की resolution ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी। Then we have another question, Atin,
thin horizontal beam xy is freely hinged at point y to a vertical wall. Beam is held stationary, that is resultant force should be 0. And आपसे कह रहे हैं कि beam supports a weight W at point X, force in the cable and the beam. They are represented with FC and FB. Which vector triangle represents the forces acting on point? तीन forces act हो रही हैं लेकिन beam is stationary. इसका मतलब है resultant should be 0. एक बात तो तय है. Is this the case जिसमें resultant 0 है? इसको आगे करें forward, इसको आगे करें forward. See, we have a point जिस पे दो head मिल रहे हैं. इसका मतलब है कुछ ना कुछ resultant है. This is the resultant, right? Because इसका tail किसी के नहीं, this is not the resultant. This right here is the one जिसका head किसी के head से मिल रहा है, जिसका tail किसी के tail से मिल रहा है. So this is the resultant, known 0. Incorrect. This is the resultant, known 0. Incorrect. इन दो में से कोई करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास. अब मुझे बताएं, इज द वेट डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड? इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. ऑप्शन है. एनसी, इसमें आपके पास कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं आएगा जिसपे दो हेड या दो टेल मीट कर रहे होंगे. इसका हेड बस, बट इसका टेल. इसका हेड है तो इसका टेल है, एंड इसका हेड है तो इसका टेल है. सी, नो रिजल्टेंट. Then during an interval of time, fuel supplies energy x to a car. Some of this energy is converted into kinetic energy as the car accelerates, and rest of the energy, that is y, is lost as thermal energy. What is the efficiency? Supplied energy is x and lost energy is y. अभी recently we've seen efficiency कैसे आती है. डिनोमिनेटर में आप रखते हैं टोटल इनपुट एनर्जी, दैट इज एक्स, और न्यूमरेटर में आप लिखते हैं यूजफुल आउटपुट, कितनी एनर्जी है जैसे आपने कोई यूजफुल वर्क किया है, राइट. सो यूजफुल वर्क की एनर्जी तो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है लॉस कितनी एनर्जी हो गई थी. सो मैं कह सकती हूँ इनपुट था एक्स, इसमें से वाई अमाउंट लॉस हो गया, तो जाहिर है यूजफुल एनर्जी क्या आई होगी? दिस मस्ट बी द यूजफुल एनर्जी, एक्स माइनस वाई. करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. देन आपसे कह रहे हैं an escalator is in an underground station has 25 people standing on it and is moving with a speed of 4.3 meters per second. Average mass of a person is 78 kilogram and the angle of escalator to the horizontal is 40 degree. Let's make horizontal an angle of 40 degree. What is the minimum power required to lift these people? There are people in this escalator. Let's just draw them here. Let's them just relate them to a box, right? And उस बॉक्स का अपना वेट क्या होगा, जो भी इन सारों का मिलाकर वेट आ रहा है. एक बंदे का मास आपको गिवन है 78 kg, तो वेट कितना आ जाएगा? दिस वन. एंड एक बंदे का वेट अगर ये है तो टोटल 25 पीपल का वेट कितना होगा? मल्टीप्लाइंग विद 25. This all together will give you total downward force जो कि weight है हमारे पास 19129.5 newtons, right? And you'd be like, oh, this would serve as the force, and velocity तो already given है जिससे ये escalator move कर रहा है, that is 4.3 meters per second. Great. We need to calculate power. Power is the product of force and velocity. That's it. We just need to multiply these two and we'll end up getting the final answer. And multiply करें, चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर भी आ जाएगा. But see, आपको हमने जब ये फार्मूलास पढ़े थे तो फिर हमने देखा था जब आप दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे होते हैं, ऐसे केस में, पावर के केस में, दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट. यानी अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आई से फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है. एस्केलेटर में ये जो बंदे हैं ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग अप द स्लोप, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. I should be taking the component of force that is directed is किसी direction. This right here is not aligning with the direction of velocity. So मैं क्या करूँ? मैं कहूँ ठीक है ये force की direction है, but मुझे फिलहाल इसको resolve करना है इसके components में. So what will I do? एक ये component ले लेते हैं and एक ये component ले लेते हैं. And mind you,
मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कर रही, हम पढ़ चुके हैं, राइट, कि आप कैसे दो कंपोनेंट्स में किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। एंड इंक्लाइंड केसेस में तो हमने कहा था ना, आप अपने जो स्केल है आपके पास, जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप उसको भी रोटेट कर लिया करें। आप कहें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है एंड ये आपके पास वाई एक्सिस है, राइट। और किसी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आता है, उससे अलोंग वाई एक्सिस आप एक कंपोनेंट बनाते हैं एंड अलोंग एक्स एक्सिस आप एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो यस, ये आ गए मेरे पास दो कंपोनेंट्स। क्वेश्चन से मुझे पता है मुझे किस कंपोनेंट को कंसिडर करना है, मुझे इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करना है, राइट। यानी दिस इज द कंपोनेंट आई शुड बी कंसिडरिंग। अब इस कंपोनेंट की मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, आप अपने जहन में लाएं सिर्फ ये वाला पार्ट, यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये थी डाउनवर्ड टोटल फोर्स विच वाज द वेट, ये वो कंपोनेंट है जो मुझे कैलकुलेट करना है एंड इसको एक्सटेंड किया हुआ है हमने इस डायग्राम में। एंड डायग्राम में मुझे पता है दिस एंगल राइट हियर इज 40। सी, आपको एक रिजल्टेंट फोर्स पता है, आप उसका ये कंपोनेंट विच इज द एक्स कंपोनेंट इन दिस केस निकालना चाहते हैं, तो आपको एंगल भी पता होना चाहिए। सी दिस राइट हियर इज द ट्राइंगल, आप चाहें तो ये 40 है, कहें कि ये 90 होगा, फिर यकीनन ये वाला 50 होगा, इस 50 को कंसिडर करके ट्राइंगल को लेबल करें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और वैल्यूज कैलकुलेट करें। चाहें तो 50 तक ना जाए, यहीं पर कंसिडर करें। सी दिस राइट हियर इज द एंगल 90 डिग्री, सो 90 और थीटा के दरमियान वाली साइड बेस होनी चाहिए। This must then be perpendicular and this must be hypotenuse. See, hypotenuse आपको कैलकुलेट करना है एंड परपेंडिकुलर आपको पता है। कौन सा रिलेशन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको रिलेट कर सकता है, राइट। तो आप कहेंगे इट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज हाइपोटेनस, नहीं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। So perpendicular is weight, which is 19129.5. Hypotenuse is the component of force that we need to calculate यहाँ पर रखने के लिए, and theta is, हम देख चुके हैं इस हिसाब से, it is 40 degree. So just write it here. Rewrite this equation, rearrange it so that the fx, that is this force, becomes the subject of your equation. Place these values in your calculator. You will get the value of fx to be 12,296. Right, now that you know the force, you already know the velocity, so आप इन दोनों को multiply कर दें, that is just multiply this number with 4.3 and you'll get 52.8 kilowatt, right, because power है तो watt में आनी चाहिए, and round off कर दें आप, you'll get 53 kilowatt here. See, बस सारी जो हमने वर्किंग की वो इस कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए की। पहला स्टेप वाज टू आइडेंटिफाई द फार्मूला एप्लीकेबल इन दिस केस, एंड द सेकंड वन वाज टू फाइंड द राइट component of the force that needed to be put in this equation. Okay, the next one we have, जगह तो नहीं बची पर चलें, लेट्स सी, नीचे कर लेते हैं। आपसे कहते हैं एक इलास्टिक कोड है जो अनस्ट्रेच है, तो उसकी टोटल लेंथ है 16 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स हियर एंड देन अनदर 8 सेंटीमीटर हियर, टोटल 16 सेंटीमीटर की लेंथ है जब ये अनस्ट्रेच्ड है, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। फिर आपसे कहते हैं दो स्मूथ पिन से जिनके दरमियान 8 सेंटीमीटर की सेपरेशन थी, आपने इनको स्ट्रेच किया, नीचे एक मैस हैंग किया, दोनों कोड्स के दरमियान जो एंगल बन गया इट इज 60 डिग्री। आप मॉड्यूलस ऑफ कोड मटेरियल फाइंड आउट करें। मॉड्यूलस हमने पढ़ा था क्या होता है, मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देन स्ट्रेस हमने पढ़ा था क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। क्लियर, मुझे ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एरिया इन्होंने मुझे डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया है, दिस आई एम डन विद। ओरिजिनल लेंथ भी मुझे पता है, मुझे जो थोड़ी बहुत वर्किंग करनी है वो चेंज इन लेंथ के लिए करनी है, एंड साथ में मुझे फोर्स के लिए करनी है। चेंज इन लेंथ के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे पता है दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट दिस साइड इज आल्सो 8 सेंटीमीटर। यानी टोटल कोड की लेंथ कितनी हुई, 8 प्लस 8 प्लस 8, दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। सो सी, ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ तो जाहिर है
16 सेंटीमीटर्स थी। चाहे तो यहीं पर इसका यूनिट चेंज कर दें, नहीं भी करें चेंज तो चलेगा, बिकॉज इट इज द रेशो, इवेंचुअली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। बट चलिए लेट्स नॉट चेंज द प्रैक्टिस, रूल्स को फॉलो करते हैं। लेंथ हमने रख ली ओरिजिनल लेंथ मीटर्स में, विच इज 0.16 मीटर्स। चेंज इन लेंथ कितना आया? अनस्ट्रेच थी 18 सेंटीमीटर्स, स्ट्रेच होने के बाद इट इज टोटल ऑफ 24 सेंटीमीटर्स, यानी टोटल 8 सेंटीमीटर्स का फर्क आया, जो मैंने मीटर्स में ऐसे लिख दिया। अब ऊपर मुझे रखना है स्ट्रेस की वैल्यू, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया इज गिवन, इट इज 2 एक्सपोनेंट माइनस 6, so it is 2 एक्सपोनेंट माइनस 6। जो मुझे वाहिद काम करना है वो मैंने इस फोर्स के साथ करना है, मुझे फोर्स के बारे में डायरेक्टली नहीं पता। आपके और जाहिर है मेरे जहन में भी पहली बात ये आती कि ठीक है फोर्स है, कोई वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, मास आपने अटैच किया इसके साथ, राइट। फोर्स की वर्किंग के लिए चलें, लेट्स जस्ट चेंज द कलर। ठीक है, सो हम कहते हैं कि ये लग रही होगी कुछ ना कुछ डाउनवर्ड फोर्स, मुझे उसूलन बस इस मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके फोर्स की वो वैल्यू ले लेनी चाहिए, राइट। लेकिन जरा सिचुएशन को एनालाइज करें। एग्जामिनर जब ये टिल्टेड कोई एंगल आपको बना के देता है ना, वो कहीं ना कहीं वेक्टर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डालता है, सो जस्ट रिकंसिडर योर चॉइस, मे बी यू नीड टू थिंक अ लिटिल डीपर इन दिस केस। तो आप कंसिडर करें, आपके ये दो कोड्स थे, यहाँ पर आपने डाउनवर्ड मास हैंग किया, इसकी वजह से डाउनवर्ड कुछ ना कुछ वेट आया। जो दो कोड्स हैं, राइट, कोड टेंशन इन स्ट्रिंग फोर्स आएगी एक, यहाँ पर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो आप कहेंगे ये टेंशन इन स्ट्रिंग है इस कोड के लिए, एंड ये इस डायरेक्शन के लिए टेंशन इन स्ट्रिंग है आपके पास, राइट। तो आप कहेंगे ये जो वेट है, ये जो मेरे पास फोर्स आएगी यहाँ से m मल्टीप्लाइड बाय 9.81 से, दिस इज नॉट द फोर्स, मुझे कोड वाली फोर्स लेनी है। एंड कोड वाली फोर्स को आप जरा रिजॉल्व करें, इसका y कॉम्पोनेंट, ये इसका x कंपोनेंट, दूसरे के लिए भी कह रहा है, ये इसका y कंपोनेंट एंड ये इसका x कंपोनेंट। खैर दिस इज माय ड्राइंग, जिसकी वजह से x कंपोनेंट बराबर नहीं आ रहा, अदरवाइज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर के दोनों का x कंपोनेंट बराबर है एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है ये जो टेंशन इन स्ट्रिंग थी, इसका y कंपोनेंट तो बराबर होकर कैंसिल आउट हो गया। अब बचे ये दो x कंपोनेंट्स, तो खैर बराबर होकर कैंसिल आउट हो गए, करेक्शन, y कंपोनेंट्स दोनों के बच गए। एंड सी दोनों y कंपोनेंट्स एक दूसरे को इन्फोर्स कर रहे हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं कहूंगी इस पॉइंट पर ओवरऑल दो फोर्सेस लग रही हैं अपवर्ड एंड एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब है यकीनन ये जो दोनों अपवर्ड फोर्सेस होंगी ये डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, राइट। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। अपवर्ड फोर्स क्या है? दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। क्योंकि दोनों के y कंपोनेंट्स इक्वल हैं, डायरेक्शन सेम है, कैंसिल आउट नहीं हो सकते, बट मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो मैं कहूंगी अगर ये मुझे एक कंपोनेंट पता चल जाए, लेट्स कॉल इट टेंशन का y कंपोनेंट, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या दोनों को खैर मैं ऐड कर दूं, एक ही बात है, यू विल गेट 2 टाइम्स दिस कंपोनेंट, दिस मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स व्हिच इज वेट। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। मुझे क्या करना है इस केस में, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए y कंपोनेंट है, राइट। तो मुझे प्रॉपर साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है, इधर वैल्यू क्या आनी चाहिए, शुड इट बी कॉस थीटा, या यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए साइन थीटा, लाइक शुड इट बी t which is force F here cos थीटा, या उसके साथ आना चाहिए साइन थीटा। सो सी आपको ये कंपोनेंट चाहिए, इसको मैं यहाँ पर बना लेती हूँ किसी एक को, ठीक है। ये कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज हाइपोटेनस, ये एंगल इट इज ऑब्वियस के 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो सेंटर में एंगल है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, ये टोटल एंगल यकीनन आपके पास 180 डिग्री का होगा, या ये टोटल एंगल आपके पास 90 डिग्री का होगा। क्लियर? क्वेश्चन में आपको क्या पता है, मैं यहीं पर अगर ये एक्सीस बनाकर बताऊं, ठीक है, मुझे पता है ये है 90 डिग्री, 90 में से दिस पार्ट इज 60, तो बाकी का ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी 30 डिग्री, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इट शुड बी 30 डिग्री। डायग्राम में ड्रॉ करें, दिस पार्ट राइट हियर शुड बी 30 डिग्री।
सो अगर ये मेरा नोन एंगल है और ये परपेंडिकुलर है तो मैं कहूंगी ये यकीनन बेस होगा और ये परपेंडिकुलर हो। अब देखें, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो फार्मूला में आपने ये यहाँ पर टी वाई प्लेस किया है, एंड दिस राइट हियर इज द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाउ आर दे रिलेटेड, विद साइन और विद कॉस? ऑफ कोर्स दे आर रिलेटेड विद कॉस साइन, राइट? सो यू शुड बी राइटिंग हियर 2 times F, which is tension in a string. F लिखें, T लिखें, एक ही बात है। आगे you should be writing sin theta, and this theta is 30 degree. Okay, there is a correction that we need to make here. यहाँ पर हमने एक बात ignore की, right? We said, चले, this was 60, तो ये एंगल क्या होता? 30 डिग्री, right? Because ये obviously इसका हाफ है, एंड मुझे पता है ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर ये पार्ट 30 है तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी 60, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीरियर एंगल आया इट इज 60, जो यहाँ पर हमने गलती से 30 ले लिया था, राइट? सो वी शुड बी राइटिंग 60 हियर। फॉर्मूला में क्या करूं, बाकी सारे स्टेप सेम है, बट यहाँ पर 30 के बजाय जस्ट प्लेस दिस 60, ठीक? पुट दीज वैल्यूज इन योर कैलकुलेटर एंड आपको रिमेंबर एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है? रीराइट योर इक्वेशन, you'll write F equals 0.40 into 9.81 divided by 2 times sine 60. You'll get the value of F, that is 3.2.26 Newton, right? Now that we know the value of force, अब इस फॉर्मूला में ये जो ऊपर फोर्स के लिए हमने इतनी सारी वर्किंग की है, यहाँ पर बस ये फोर्स की वैल्यू प्लेस कर दें। This is 2.26. Place these ratios in your calculator and you'll get the final answer, that is 2.26 exponent 6, जिसको जाहिर है आप राउंड ऑफ करके 2.3 लिख देंगे। दिस राइट हियर इज द ग्राफ। आपसे कह रहे हैं एक मटेरियल था, एक बार उसकी एक हमने लेंथ ली, दूसरी बार हमने उसकी लेंथ को चेंज किया, एरिया को चेंज किया। आप इसमें फाइनल ट्रेंड बता दें कैसा है, विच विल ऑफ कोर्स रिमेन द सेम, and which statement describes what is meant by elastic deformation of a material? Elastic deformation is जब फोर्स लगाई आपने, स्ट्रेस लगाया, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ, बट रिमूव करने पे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। This is all from me in this video. In the next video inshallah we'll cover last के कुछ MCQ. Till then, Allah Hafiz.